आज हम एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आधुनिक युग में आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम प्राचीन एवं मध्यकालीन आर्थिक विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। 17वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारतीय राजनीति व अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान देश का आर्थिक शोषण अत्यधिक बढ़ गया। अंग्रेज़ों ने कर व्यवस्था व आर्थिक नीतियों का अनुसरण अपने हितों के लिए किया। उन्होंने धन संपन्न राष्ट्र को निर्धनता के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। विदेशी शासन में दरिद्रता का तांडव देखने को मिलता है। जमींदारी, जागीरदारी प्रथा एवं गांवों की महाजनी प्रथा ने गरीबों का खून चूसकर रख दिया। ब्रिटिश आर्थिक शोषण, देशी उद्योगों का हास्य, आधुनिक उद्योगों का अधिक विस्तार न होना, करों की ऊंची दरें, भारतीय पूंजी का विदेशों में जाना, कृषि का पिछड़ा हुआ ढांचा, गरीब किसानों का जमींदारों, भूस्वामियों, राजाओं, महाजनों, व्यापारियों द्वारा शोषण, इन सब ने जनता की निर्धनता के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में धन संपदा को लूटना था। इससे पूर्व भारत के जो राजा थे वे यहाँ से जनता से धन लेकर के वापस जनता के ऊपर खर्च कर देते थे। जिस तरह से बादल पानी सोख करके वर्षा के रूप में वापस उस पानी को अधिक मात्रा में लौटा देता है। लेकिन विदेशी शासकों के होने के कारण अब वे यहाँ पर जितना अधिक धन का ब्रिटेन ले जा सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लॉर्ड क्लाइव ने भारतीय प्रांत बंगाल को एडन का बगीचा एवं सोने का खजाना कहा। अंग्रेज़ों द्वारा भारत का निर्दयतापूर्ण शोषण किया गया। आसाम के चीफ कमिश्नर ने लिखा है कि मैं यह कहने में नहीं हिचकूंगा कि आधे किसान साल भर में कभी यह नहीं जानते कि पूरा भोजन किस चिड़िया का नाम है। यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि भारत में 10 करोड़ मनुष्यों की आय प्रति $5 वार्षिक से अधिक नहीं है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास होने के पश्चात इंग्लैंड ने उत्पादित माल को भारतीयों के लिए खोलना शुरू कर दिया और बदले में यहाँ से धन संचय करने लगे। यहाँ तक कि इंग्लैंड के व्यापारी भारत में व्यापार करते, कच्चा माल यहाँ से कम मूल्य में इंग्लैंड ले जाते और उसी माल को तैयार कर अधिक मूल्य में यहाँ पर वापस बेचते। जो भारत की औद्योगिक इमारत गिरती गई, इंग्लैंड का उद्योग भवन खड़ा होता गया। इस पर ब्रिटिश माल के आयात में वृद्धि तथा भारत के परंपरागत जो उद्योग हैं वे नष्ट होने लगे। भारतीय हस्तशिल्पियों के सर्वनाश की कहानी भी हृदय विदारक है। इस प्रकार
अंग्रेज़ों के आर्थिक विचार मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित न होकर निजी लाभ की भावना से प्रेरित थे। अंग्रेज़ों के आर्थिक विचारों का गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त, M.N. रॉय, महात्मा गांधी आदि नेताओं ने विरोध किया और जनता में जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। उसके पश्चात हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन आर्थिक नीति का संचालन किया। नियोजित ढंग से कार्य करने के लिए नियोजन प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके अनुसार प्रति वर्ष 5 वर्षों में विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया गया। महत्वपूर्ण उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में तथा सामान्य उद्योगों को निजी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ प्राचीन भारत में राजा का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था, आधुनिक भारत तक आते आते शासकों का दृष्टिकोण बदल गया और यही कारण रहा कि बर्नियर जिसने कहा था कि यह देश 17वीं शताब्दी में जब ये कहा कि यह देश सोने का ऐसा अथाह गड्ढा है जहाँ धन आकर गिरता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं 1935 तक आते आते स्थिति इतनी विपरीत हो गई थी कि भारत की आधी आबादी भरपेट भोजन भी नहीं कर पाती थी। यही कारण है कि जैसे ही हम आज़ाद हुए, देश की सरकारों ने इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से और अनेक माध्यमों से भारत में निर्धनता दूर करने, उद्योगों को बढ़ावा देने और हरित क्रांति जैसे मुद्दों से भारत भरपूर अनाज उत्पन्न करने की नीतियाँ अपनाई ताकि देश को एक मजबूत राह मिल सके।